बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर में आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। सबसे पहले स्टूडेंट, कृषि आय क्या है? आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा सेक्शन 10 उपधारा 1 यानी आयकर अधिनियम की सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इनकम को जो है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड यानी कर मुक्त घोषित किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम में इंडिया में स्थित एग्रीकल्चर लैंड से प्राप्त होने वाला रेंट और अदर इनकम जो एग्रीकल्चर से उत्पन्न होती है शामिल की जाती है। एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र से होने वाली जो इनकम है वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है। तो अब मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल इनकम में किन तीन प्रमुख बातों को ले रहे हैं। पहला हम ये ले रहे हैं कि जो इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड से उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा है कि लैंड जो है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। और थर्ड ये है कि उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड जो है वह माना जाए। ये तीन बातें प्रमुख रूप से हैं। तो आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो कि भूमि से संबंधित होगी। भूमि कृषि आय का सन्निकट एवं प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए, न कि गौण या अप्रत्यक्ष। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत वार्षिकी की राशि यानी अमाउंट ऑफ लाइफ एन्युटी के बदले अपनी कृषि भूमि का हस्तांतरण करता है तो इस प्रकार से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए आय का मूल स्रोत जीवन पर्यंत वार्षिकी का अनुबंध है, न कि भूमि। सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होगी वह कृषि आय नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार भूमि के किराए की बकाया राशि पर मिला ब्याज कृषि आय नहीं है, क्योंकि उसका सन्निकट कारण किराए की बकाया राशि है, न कि भूमि। यदि भूमि पर कृषि कार्य करके उपज उत्पन्न की जाती है तो उसके विक्रय करने से होने वाला लाभ कृषि आय माना जाएगा। भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट ये, यानी फॉरेन लैंड पर यदि एग्रीकल्चर की इनकम होती है तो वह टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से प्राप्त होने वाली इनकम फुल्ली एग्जम्प्टेड यानी कर मुक्त होती है। फिर हम कह रहे हैं कि भूमि को कृषि भूमि माना जाए। यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे कृषि भूमि मानेंगे। यदि कोई भूमि निम्न तालिका में वर्णित सीमाओं में हो तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर भी उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे और ऐसी भूमि से प्राप्त आय को कृषि आय नहीं मानेंगे। जैसे कि किसी भी गांव अथवा शहर की नगर परिषद अथवा कॉन्टमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर जो है वह अधिक न हो कृषि भूमि और जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से अधिक ना हो। अब जो हमारे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि भूमि का कृषि कार्य में प्रयुक्त होना, उसमें दो है, प्रिलिमिनरी वर्क और सहायक सब्सिडरी वर्क जिसे कहते हैं। भूमि जब तक कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं किया जाएगा तब तक उस लैंड की जो इनकम है वो कर मुक्त नहीं होगी। यदि कोई लैंड गत वर्ष से पहले एग्रीकल्चर वर्क में प्रयुक्त की जाती थी लेकिन गत वर्ष में वो एग्रीकल्चर के बजाय अन्य किसी कार्य में प्रयुक्त की गई है तो उसकी जो इनकम है वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्य से तात्पर्य है भूमि का जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल को काटना आदि। इस संबंध में जो आयकर कमिश्नर बनाम राजा विनय कुमार
साहस राय के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है। उसमें कहा गया कि कृषि कार्यों को आप दो में बांट लो। प्राथमिक कार्य में अंतर्गत जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व के किए गए कार्य, भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना। सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद के कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल कटाई आदि आते हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार भूमि पर प्राथमिक कार्यों को संपन्न किए बगैर केवल बाद के कार्य किए जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। अब हम बात करें काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल जो इनकम है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य जो है, छठा आपका अदर एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है। फर्स्ट है भूमि से प्राप्त किराया। सेकंड, लैंड पर एग्रीकल्चर वर्क करने से होने वाली इनकम। थर्ड, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। फोर्थ, कृषक द्वारा कृषि की उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय। और अन्य जो कृषि आय है, कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास, खर्च, फसल की ओलावृष्टि, अन्य किसी कारण से हुई हानि के संबंध में बीमा कंपनी से यदि कोई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है तो वह भी आपकी क्या मान जाएगी, कृषि आय मान जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की। गैर कृषि आय, ऐसी आय जो कृषि आय जैसी प्रतीत तो होती है लेकिन ये आय कृषि आय नहीं है, क्योंकि इनमें भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होता है अथवा भूमि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाई जाती है। जैसे कि होंठ बाजार के काम में आने वाली भूमि से आय, भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों व जंगलों से होने वाली आय, मुर्गी पालन व पशुपालन से आय, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी, कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक, ईंट के भट्टों से होने वाली आय, कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय, डेयरी फार्म से होने वाली आय, कृषि कार्यों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त आय, समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय, कृषि फार्म में कार्य में करने वाले कर्मचारियों का वेतन, खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, अंशतः कृषि आय, जिसमें टी, रबड़ और कॉफ़ी 3 आपके हैं। टी पर जो है वह आयकर अधिनियम के अंतर्गत टी से जो भी इनकम है उसका 60% भाग तो एग्रीकल्चरल इनकम होगा और 40% भाग जो है वह बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये नियम 8 के अंतर्गत है। जब हम रबड़ के उत्पादन की बात करेंगे तो आयकर नियम में 2003 के प्रावधानों के अनुसार रबड़ के उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली कुल आय का 65% भाग कृषि आय तथा 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। ये है आयकर जो नियम था वह 7, यानी रबड़ के केस में 65-35 का रेशो। कॉफ़ी के संबंध में नियम 7B सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 75% एग्रीकल्चर इनकम और 25% जो है वह बिजनेस इनकम होगी। लेकिन यदि इस कॉफ़ी को भून कर उसके साथ चिकरी, ये वर्ड आप सही करें, चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिला दिया जाए तो इससे होने वाली कुल आय का 60% का जो भाग है वह तो क्या कहलाएगा, 60% भाग जो है वह तो कहलाएगा आपका दैट इज़ वो होगा आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% जो भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, 40% भाग आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा, नियम 7B2 के अंतर्गत। अब जो स्टूडेंट मैंने आपको टी, रबड़ और कॉफ़ी के अलग अलग बतलाए थे उससे रिलेटेड ही अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ
ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एग्रीकल्चरल इनकम। नोट डाउन करें ध्यान से। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड 25,000, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 32,500, सैलरी एज अ पार्टनर इन टी गार्डन यूनिट ₹20,000, रिलेवेंट एक्सपेंसेस आर परचेज ऑफ सीड्स ₹3,000, लेबर एंड इरीगेशन एक्सपेंसेस ₹12,500, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर्स टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ये थे ₹13,000 के। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते तो देखिए आप, सबसे पहले आप इनकम देख लीजिए। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से सैलरी एज अ पार्टनर फ्रॉम टी गार्डन 20,000 की थी इनकम, लेकिन हम उस 20,000 में से आपने ये बोला है टी के केस में 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 40% आपकी बिजनेस इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम 12,000 ही हुई। अब एक्सपेंसेस परचेज ऑफ सीड्स, लेबर एंड इरीगेशन, डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी आई 41,000, यानी 20,000 का 60%, 12,000 अपने एग्रीकल्चर इनकम ले ली तो 8,000 यानी 40% हमारी क्या कहलाएगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और वो टैक्सेबल होगी बिजनेस इनकम के केस में। सो टी में रेशो 60-40 का रहेगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। आंशिक कृषि आय या अंशतः कृषि आय से आप क्या समझते हैं। इसमें आप पूरे बाय प्रैक्टिकली आप इसको सॉल्व करके एक उदाहरण के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करेंगे, अपने नोट कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, अपनी स्टडी प्रॉपरली करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you, students.